डियर बंगालीज, आज मैं आपसे सीधी बात करने आया हूं आपके अपने वेस्ट बंगाल के बारे में। बंगाली बाबू दाल भात खाबे और घुमाबे, बंगाली डिटेक्टेड, ओपिनियन रिजेक्टेड। अरे दादा तुम बंगाल से हो, पक्का कम्युनिस्ट हो गए। इस तरह के कमेंट्स आपने सोशल मीडिया पर इवन रियल लाइफ में भी बार बार सुने होंगे। और मेरा गिफ्ट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लो, किसी भी पॉलिटिकल डिस्कशन में घुस जाओ, जैसे ही किसी को पता चलता है सामने वाला बंगाली है, सीधा ये इमेज रिप्लाई में आ जाती है। अरे बात बात पे लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, बड़े एंटी नेशनल टाइप के लोग हैं। अरे बंगाली लड़कियां तो जादू टोने के एक्सपर्ट होती हैं। अगर ओसामा बिन लादेन हावड़ा ब्रिज गिराता तो बंगाली लोग गुड़िया बनाते, इसमें मारते पिन, वहाँ पे ओसामा टीले पे से बयान कर रहा होगा। इस तरह के स्टीरियोटाइप्स कोई नई बात नहीं है आपके लिए। ये सारे लोग तो बड़े लेजी होते हैं, काम नाम कुछ करते नहीं है, बस सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बातें और लिटरेचर का ज्ञान देते रहते हैं। अपने आप को हमेशा दूसरों से एलीट समझते हैं। कभी सोचा है कि आप लोगों की ऐसी इमेज क्यों बन गई? क्यों आज पूरे देश में बंगालीज को इंफीरियर कंसीडर किया जाता है? एक टाइम था जब बंगाल का नाम आता था तो टैगोर याद आते थे, सत्यजीत रे याद आते थे, नेताजी याद आते थे, और आज बंगाल के नाम आता है तो एसएससी स्कैम याद आता है, अनएम्प्लॉयमेंट याद आता है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज या संदेश खली याद आता है। अब यार है वेस्ट बंगाल में इलेक्शन, और मुझे ये देखकर सच में दुख होता है कि सारा डिस्कशन सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी और हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे अटका हुआ है, जबकि आपके लिए जो असली इश्यूज होने चाहिए, विमेन सेफ्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन पे कोई बात तक नहीं कर रहा है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं बंगाल के इन्हीं इश्यूज को थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूँ, और आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने पॉलिटिकल बायसेस को सिर्फ 15 मिनट के लिए साइड में रख के इस वीडियो को पूरा देखना। और लास्ट में आप सभी बंगालीज के लिए मेरे पास एक ओपन लेटर है, एंड तक साथ में बने रहना। आइए देखते हैं। इस वीडियो के लिए जब मैंने बंगाल की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कल्चर पर रिसर्च करनी शुरू करी तो सब कुछ एक जगह नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने क्लॉड ट्राई करा और मैं जेन्युइनली सरप्राइज था। इससे मुझे काफी सारे नए एंगल्स मिले जो मुझे खुद से ढूंढने में कई घंटे लग जाते। लेकिन क्लॉड सिर्फ रिसर्च नहीं करता, एक्सेल शीट से लेकर प्रेजेंटेशन तक जनरेट कर देता है। इंफॉर्मेशन का ये जो गेम है वो स्पीड का गेम है, इसीलिए अगर आपको क्लॉड जैसे टूल्स के बारे में नहीं पता तो आप काफी पीछे रह जाओगे। इसीलिए मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ एक एक्सक्लूसिव 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो इस वीक सैटरडे और संडे को होगा 10 AM से 7 PM तक। नॉर्मली इसका प्राइस होता है 10,000 रुपीज, लेकिन सिर्फ आपके लिए ये होने वाला है बिल्कुल फ्री। ये प्रोग्राम आपको 16 घंटे में वो सिखा देगा जो लोगों को समझने में महीने लग जाते हैं, जैसे घंटों की डीप रिसर्च क्लॉड से कुछ मिनट में कैसे होती है, कैसे बिना एक भी लाइन कोड लिखे आप टूल्स, कैलकुलेटर्स, डैशबोर्ड ये सब बना सकते हो, कैसे आप एआई से क्लाइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, और कैसे क्लॉड की हेल्प से आप जॉब सर्च भी कर सकते हो। ये ट्रेनिंग सबके लिए है, चाहे आप सेल्स, आईटी, टेक, नॉन टेक, फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर या फाउंडर हो। 40+ कंट्रीज से 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स ये कोर्स ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करता, लेकिन एआई यूज करने वाले लोग आपको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अपना फ्री स्पॉट सिक्योर करो और अपडेट्स के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है। और इस वर्कशॉप को होस्ट करने वाले हैं आउटस्किल, जो दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, सो डोंट मिस आउट। बंगाल की सीएम खुद एक विमेन है, लेकिन विमेन सेफ्टी का इस स्टेट में क्या मजाक बन गया है वो देख के शर्म आती है। भारत में सबसे पहले जिस महिला ने वेस्टर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी वो खुद बंगाली थी। भारतीय एयरलाइंस की सबसे पहली विमेन पायलट बंगाल से थी। प्रीति लता वाडेदार या कल्पना दत्ता जैसे नाम हम सब जानते हैं, और आज देखो कितने आयरनी की बात है कि उसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बोलती हैं कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। The girl child at night time they should not be allowed to come out in the outside. आरजी कर वाला केस देख लो। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही थी जब उसका ब्रूटली असॉल्ट और मर्डर कर दिया गया। आंखों से खून निकल रहा था, जेनिटल इंजरीज थी, इनफैक्ट पूरे बदन पे चोट के निशान थे। The examination identifies 14 injuries over various parts of the victim's body like the head, the neck, arms, cheeks, lips, nose, genitals, right jaw, chin, left arm, left shoulder, ankle, belly, right hand as well as right finger. हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी, लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरेंट्स को बताया कि उनकी बेटी ने तो
कर लिया है, उनको बॉडी तक देखने नहीं दी जा रही थी। लेकिन इसके बाद वेस्ट बंगाल सरकार का रिस्पांस क्या आता है? अरे ये तो बीजेपी और लेफ्ट वालों की मिली भगत है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল ফ্ল্যাগ। আমার কাছে 3টে ভিডিও আছে, আমি দেখেছি। टीएमसी लीडर्स ये तक बोल रहे थे कि अरे ये तो दूसरे स्टेट्स में भी होता रहता है, इसमें ऐसी क्या नई बात है? सोसाइटी में इस तरह एक स्टेट बताइए, एक स्टेट जहां पे नहीं हुआ, एक स्टेट बताइए, एक। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट की बात नहीं है, इससे कुछ महीने पहले चौंदेशखाली में क्या हुआ था? नॉर्थ 24 परगना में एक टीएमसी के लीडर शेख शाहजहां और उसके साथी मिलकर सालों से पार्टी ऑफिस में बुलाकर लोकल वुमेन को असॉल्ट करते थे। पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती थी और किसी ने कंप्लेंट करने की कोशिश भी की तो उनके फैमिली मेंबर्स को उठवा लिया जाता था। लेकिन जब मामला सामने आया तो 55 दिन तक शाहजहां फरार रहा, जिसे पुलिस ढूंढ तक नहीं पा रही थी। इसके अलावा आप दुर्गापुर वाला केस देख लो या फिर लॉ कॉलेज वाला इंसिडेंट देख लो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि विमेन सेफ्टी सिर्फ बंगाल का अकेला इशू है, आप खुद मुझे कमेंट्स में दूसरे स्टेट के हजारों केस गिनवा दोगे, मुझे पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी स्टेट्स के केसेस में सब लोग पॉलिटिक्स भूल के क्रिमिनल को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बंगाल का नाम आते ही पॉलिटिकल प्रॉफिट लॉस बैलेंस करने के बाद सोचते हैं कि इस इशू पे बोलना है या फिर चुप्पी साध लेनी है। इसके अलावा अगर आप स्कूल्स की हालत देखोगे तो आपको और डर लगेगा। अगर न्यूट्रल यूट्यूबर्स की बात सुने तो ऐसा लगता है कि देश में सबसे ज्यादा सेकेंडरी स्कूल्स का ड्रॉप आउट रेट बिहार, झारखंड या यूपी में होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां भी वेस्ट बंगाल टॉप कर रहा है। आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि आपके प्यारे यूट्यूबर्स ने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। बंगाल में सेकेंडरी लेवल पे ड्रॉप आउट रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 19% है। भारत में सबसे ज्यादा खाली स्कूल्स भी वेस्ट बंगाल में दिखते हैं। कितने सारे गरीब घर हैं जहां पर माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर चुके हैं। Half of West Bengal's girls aged 15 to 24 have stopped attending schools and are at home without vocational training. A survey by the union government reveals that these girls are working in households rather than completing the education or taking skill training courses to earn a living. अरे बच्चों को स्कूल भेजने का क्या ही फायदा जब स्कूलों की हालत कुछ इस तरह की होगी। क्योंकि सर जी ने बोल दिया इसलिए सारे बच्चे लाइन लगा के पॉलिटिकल रैली में जा रहे हैं, वो भी बिना पेरेंट्स से परमिशन लिए। बंगाल में हाई स्कूल के बच्चों के साथ अगर आप कुछ देर बैठ के बात करोगे तो उनको पता ही नहीं होता उनके पास आगे की क्या ऑप्शन है। और अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ 5 मिनट बैठ गए तो आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे। हालत इतनी होपलेस है। लिटरली हर एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आपको सेम चीज बोलता दिख जाएगा कि यहाँ तो नौकरियां बची नहीं है। मुझे लगता है वो है जॉब पाना यहाँ पे, क्योंकि अभी सरकारी नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम दो, उसके बाद भी जो रिजल्ट्स आता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं वो कोलकाता में नहीं है अभी, वो लोग बाहर जा रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे सैलरी भी अच्छा मिलता है, जॉब सिक्योरिटी है, लोग बाहर जा रहे हैं। जो वैकेंसीज निकल भी आती है उन पे सेल लग जाती है, जैसे एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम। ये देश के सबसे बड़े गवर्नमेंट जॉब फ्रॉड्स में एक है। 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया था। बाद में पता चलता है कि हजारों लोग घूस देकर बिना मेरिट के अपॉइंट कर लिए गए। ओएमआर शीट टेम्पर की गई, जो लोग खाली ओएमआर शीट सबमिट करके आए थे उनको नौकरियां बांट दी गई। पार्था चैटर्जी जो टीएमसी के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया था जब ईडी ने उनके गर्लफ्रेंड के घर रेड मारी और 50 करोड़ का कैश और सोना वगैरह मिला था। This TMC mantri, as even the High Court has adjudicated, was ready to jeopardize the future of India's children by paving way for appointment of substandard teachers and staff by allegedly taking bribes. इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा टीचर्स की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अपहोल्ड किया है। इन 25,000 लोगों में कुछ जेन्युइनली डिजर्विंग कैंडिडेट भी होंगे, लेकिन इस स्कैम के चक्कर में उनकी नौकरी भी चली गई। और अगर ऐसे स्कैम ना भी हो तो बंगाल के अंदर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद घुमा फिरा के वही WBCS, SSC, CGL, CHSL या बैंकिंग एग्जाम के पीछे 4-5 साल आदमी बर्बाद करता है और फिर कोई छोटा मोटा काम करके उसको गुजारा करना पड़ता है। अगर आप बंगाल से आते हो तो एक बार सोच के देखना अपने आसपास आप कितने सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनकी एग्जैक्टली यही हालत है। ये एक ऐसा ट्रैप है जहां इंसान कभी निकल ही नहीं पाता और इसके लिए पूरी फैमिली सफर करती है और लड़कियों की भी कम उम्र में शादी करा दी जाती है। इनफैक्ट एक और सिमिलर सा सवाल आपसे पूछता हूं, किस स्टेट में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं? एक बार आप सोच के बताओ। आपके दिमाग में आ रहा होगा राजस्थान, हरियाणा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड मैरिजेस के मामले में वेस्ट बंगाल आज के टाइम पे टॉप कर रहा है। 18 साल से कम उम्र में सबसे ज्यादा लड़कियों की शादी यही हो रही है। আমি তখন ক্লাস 9-এ পড়ি,
তখন দেখছি ছোট ছোট মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে, আমাদের বয়সী মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। যখন আমাদের পড়াশোনা করার বয়স, তখন আমরা বিয়েটা করব কেন? अगर आप बंगाल के किसी रूरल एरिया में रहते हो तो आप पक्का किसी न किसी को जानते होगे जिसकी शादी 18 साल से पहले कर दी गई है। पढ़ाई और शादी के बाद नौकरी की भी हालत यहाँ पर अच्छी नहीं है। पिछले 12-15 साल के अंदर करीब 7,000 कंपनीज इस स्टेट को छोड़ के बाहर चली गई हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये पैटर्न हम लोग बंगाल में पहली बार नहीं देख रहे हैं। कम्युनिस्ट के 34 साल के राज में इंडस्ट्रीज को बंगाल में दुश्मन बना दिया गया था। यूनियंस की गुंडागर्दी और हड़ताल ने यहाँ इंडस्ट्रीज के लिए ऐसा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना दिया जिसका इफेक्ट आज तक आप लोग भुगत रहे हो। फिर 2011 में जब टीएमसी आई तो सबको लगा कि फाइनली एक कर्ज हट रहा है, लेकिन ममता बनर्जी भी तो शिंगूर में टाटा प्लांट को हटा के और नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रोटेस्ट करके ही पावर में आई थी। और अब पिछले साल सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और वो है रिवोकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इंसेंटिव स्कीम एक्ट। 1993 से लेकर 2021 तक के सारे इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर दिए गए हैं। मतलब जो कंपनीज पहले से बंगाल में इन्वेस्ट करके बैठी हैं, जिनको लैंड और बिजली पे डिस्काउंट का वादा किया गया था, उन सब का पैसा डूबता हुआ दिख रहा है। बंगाल का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 1960 में 10% से ज्यादा हुआ करता था और आज सिर्फ 5% के करीब है। बंगाल की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से नीचे जा चुकी है। नॉर्थ बंगाल के ज्यादातर जो एरियाज हैं, स्पेशली उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, यहाँ तो हालत और ज्यादा खराब है। दूसरे स्टेट्स में आप देखो इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिटिशियंस जान लगा देते हैं, लेकिन बंगाल में आप बता सकते हो आखिर बार इस पे कब सीरियस डिस्कशन हुआ था? हर साल ग्लोबल बिजनेस समिट किया जाता है, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या हालत है ये आप खुद जानते हो। अब जब इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो जॉब्स कहां से मिलेंगी? बंगाल से लाखों में माइग्रेंट वर्कर्स बाहर काम करने जाते हैं। आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के एरिया देखो, घर में जितने भी हाउस हेल्प आते हैं या जितने लोग ऑटो चलाते हैं 90% बंगाल से होते हैं। और क्योंकि इतने सारे एक ही स्टेट के लोग जब बाहर कहीं जाते हैं तो उनको लुक डाउन किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करने आ जाएंगे कि कोलकाता में जाके देखो बिहार और झारखंड से कितने लोग काम करने आते हैं, और ये बात मुझे पता है, लेकिन ये सिर्फ कोलकाता और उसके आसपास के एरिया में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई बंगाल की बात करता है वो सिर्फ कोलकाता तक लिमिटेड रह जाता है। कोलकाता के बाहर वेस्ट बंगाल का जो 99% एरिया पड़ता है उस पर कोई बात नहीं करता, और ये मुझे पर्सनली बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। आज के टाइम पर पूरे देश में बंगाल की जो इमेज है वो मोस्टली कोलकाता सेंट्रिक है। पीले कलर की टैक्सी, ट्रैम, हैंड पुल्ड रिक्शा, हावड़ा ब्रिज, अपनी दुनिया में खोए रहने वाले बचे कुछ 2-4 कम्युनिस्ट। लेकिन ये सिर्फ आपको कोलकाता के आसपास मिलेगा। नॉर्थ बंगाल के किसी गांव में जाकर गरीब आदमी से पूछो, उसको कार्ल मार्क्स का नाम तक नहीं पता होगा। लेकिन साउथ कोलकाता के स्टारबक्स में बैठी किसी सुंदरी को लगता है कि गरीब इंसान का कमबैक सिर्फ सीपीआईएम करवा सकती है। नॉर्दर्न और वेस्टर्न बंगाल अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बीरभूम, ये सब एरियाज सिलीगुड़ी या कोलकाता से काफी दूर पड़ते हैं। सीरियस हेल्थ केयर के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए, कॉलेज एडमिशन लेने के लिए लोगों को 200-300 किलोमीटर ट्रेवल करके या तो कोलकाता या फिर सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। बाहर से लोग आकर न्यू टाउन में घूम के चले जाते हैं और उनको लगता है कि क्या मस्त जगह है, लेकिन बाकी 99% बंगाल इनके लिए प्रैक्टिकली इनविजिबल रहता है। इसके अलावा बंगाल के लोगों के बारे में एक और चीज है जो मैं अक्सर नोटिस करता हूं, और वो है नोस्टैल्जिया में जीने की आदत। आप किसी भी एजुकेटेड बंगाली से पूछो कि अपने स्टेट के बारे में 5 अच्छी चीजें बताओ, ज्यादातर लोग रविंद्रनाथ ठाकुर, सत्यजीत रे, सुभाष चंद्र बोस, 1911 का IFA शील्ड और अमर्त्य सेन, बस यही आपको गिनवाएंगे। हर बार आप नोटिस करना कि कैसे पास्ट से जवाब आता है। इनफैक्ट इस वीडियो के दौरान भी जब मैं बंगाल को लेकर कुछ पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ रहा था तो मुझे बार बार हिस्ट्री में जाके ही देखना पड़ रहा था, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। रिसेंट पास्ट में बंगाल उन सारी तमाम चीजों से दूर जाने लगा है जिसके लिए लोग बंगाल की तारीफ करते थे, और इसीलिए अक्सर आप देखना कि जब भी कोई किसी भी चीज को लेकर वेस्ट बंगाल को क्रिटिसाइज करे, हमेशा लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। 100-200 साल पुराने नाम सामने रख के आर्गुमेंट प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि अरे ये राइटर देखो बंगाल से था, ये रिफॉर्मर देखो बंगाल से था, ये फ्रीडम फाइटर देखो बंगाल से था, जो कि सच है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ये बात जब कही गई थी उस समय के हिसाब से बिल्कुल सच थी, इससे कोई डिसएग्री नहीं करता। लेकिन अपने दिल में हाथ रख के बताना, क्या आज आपको लगता है कि ये बात सच है? क्या आपको लगता है बंगाल पूरे भारत को लीड कर रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता। अब मैं मानता हूं कि हिस्टोरिकली बंगाल को बहुत कुछ सहना पड़ा है जो बाकी स्टेट्स को सहना नहीं पड़ा। मल्टीपल फेमिन्स हुए हैं, बंगाल को डिवाइड किया गया, फिर इंडिपेंडेंस के बाद ऑलमोस्ट वन वे माइग्रेशन हुआ, हर एक चीज बंगाल से धीरे धीरे टूटती चली गई। इनफैक्ट इलीगल इमिग्रेशन का इशू आज कितना डेंजरस है ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया और उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बताया कि ये इशू कितना मेजर बन चुका है आपके लिए।
लाखों में इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यास आपके एरियाज में आके बस चुके हैं, लिटरली आपके रिसोर्सेज पे पल रहे हैं और जो नौकरियां आपको मिलने चाहिए थी वो लेके जा रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा में क्या हालत है ये मुझसे बेहतर आप लोग समझते हो। और इनमें से कितने लोगों के राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ बन चुके हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स रियल हैं। आप ही लोग हर रोज फेस करते हो, लेकिन जब कोई पॉइंट आउट कर दे तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगती। आप इसी बात को लेकर डिफेंसिव क्यों हो जाते हो? अरे जब तक अपने स्टेट की इस डाउनफॉल को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे, अपने पास्ट में जीते रहोगे, तो प्रेजेंट की प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करोगे? मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आधे लोग बोलेंगे कि अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, पेटीएम पे पैसे प्राप्त हुए इसीलिए वीडियो बना रहा है, आज तो घर पे पनीर बनेगा। और बाकी के आधे लोग डिफेंसिव हो जाएंगे और दूसरे स्टेट्स की गलतियां गिनवाएंगे। लेकिन मैं बंगाल के इश्यूज पर कोई पहली वीडियो नहीं बना रहा हूं। इससे पहले बंगाल के ऊपर बात करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया था और इसके अलावा बहुत से वीडियोस मैंने बंगाल पे बनाए। इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक पे मिला के 60-70 लाख लोगों ने देखा था और दसियों हजार कमेंट्स आए थे जहां पर लोग इन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर रहे थे और जेन्युइनली कंसर्न दिख रहे थे। और इसी से मुझे होप मिलती है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि आप लोग बंगाल को बदलते हुए देखना चाहते हो और इसीलिए मुझे लगा कि इस वीडियो में मुझे आपसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए। देखो मुझे पता है वीडियो देख के आप प्राउड फील नहीं कर रहे हो, अगर मुझे ये भी पता है कि ऐसे कोई बंगाल की प्रॉब्लम्स को मेंशन करता है तो डिफेंसिव होने का मन करता है। मैं समझता हूं, मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद आपको दूसरे स्टेट से इंफीरियर दिखाना नहीं है। बहुत से बंगालीज को मैं पर्सनली जानता हूं, डेली बेसिस पे मेरी बात होती है। मुझे पता है बंगाल की रिच हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बंगाल के लोगों के बारे में। और इसीलिए मुझे जेन्युइनली दुख होता है देख करके एक स्टेट जिसकी इतनी रिच लेगेसी है, जिसने देश को इतना कुछ दिया, वो आज इस हालत में कैसे पहुंच गया। आप लोग आर्टिस्टिक हो, टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प हो और हर जगह एकेडमिया में एक्सेल करते हो। देश और दुनिया की हिस्ट्री को लेकर जितना आपको पता है शायद ही किसी और को इतनी नॉलेज होगी और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। राइटर्स, सिंगर्स, फिल्म मेकर्स, साइंटिस्ट, हर फील्ड में बंगालीज ने नाम कमाया है। लेकिन फिर अचानक क्या हो गया? मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि सेंटर वाले मदद नहीं करते, बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, मीडिया बायस्ड है, आपको स्टीरियोटाइप किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है, हो सकता है कुछ हद तक ये बातें ठीक हो, लेकिन यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी बनती है ना। वोट तो आप ही डालते हो, लीडर्स तो आपके बीच से निकल के आते हैं। 34 साल लेफ्ट फ्रंट की सरकार चली, फिर 15 साल टीएमसी की सरकार चली और हालत हर दशक में खराब ही होते जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी सीरियसली नहीं सोचा कि बार बार सेम टाइप के लीडर्स क्यों आ रहे हैं? जब तक आप लोग रियल इश्यूज पे वोट नहीं डालोगे, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, विमेन सेफ्टी पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, तब तक कोई भी पार्टी पावर में आ जाए, आपकी हालत कैसे बदल सकती है? कुछ दिन पहले तो मैं देख रहा था कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन पीएचडी स्कॉलर्स तक युवा साथी की लाइनों में लगे थे मंथली 1500 रुपए का भत्ता लेने के लिए। मम्मी को लौखीर भंडार मिलता है, बड़े बेटे को युवा साथी मिलता है, छोटे बेटे को साइकिल मिल गई और बेटी को कन्याश्री मिल गई है। यही सब करते रहना है क्या? और टीएमसी आए चाहे बीजेपी आए, जब तक आपकी डिमांड नहीं बदलेगी सप्लाई कैसे बदल जाएगी? और वैसे भी बंगाल के अंदर तो अगर बीजेपी को देखो, आधे से ज्यादा एक्स टीएमसी वाले उसको चला रहे हैं। तो आखिर कब तक आप रियल इश्यूज को इग्नोर करते रहोगे? देखो मुझे लगता है कि बंगाल को बाहर के किसी मसीहा की जरूरत नहीं है। बंगाल में इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है कि अगर सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाए, एक बार सही इश्यूज पे फोकस किया जाए, तो ये स्टेट फिर से अपने गोल्डन एरा को अचीव कर सकता है। लेकिन उसके लिए पहले ये हम तो ऐसे ही है वाली एलीट मेंटालिटी को तोड़ना पड़ेगा, पास्ट में जीना बंद करना पड़ेगा और अपने करंट प्रॉब्लम्स को ऑनेस्टली एक्नॉलेज करना पड़ेगा, वो भी बिना डिफेंसिव हुए और बिना किसी और को ब्लेम करे। बंगाल का रिवाइवल 100% पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि बस बहुत हो गया, अब हमें बदलना है। बाकी आउटस्किल की वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और रजिस्टर कर लो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।